बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और बशारत राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो लोग कहते थे कि जी बेंच गायब हुआ पड़ा है, तो बेंच आया कल होता है कुछ दिन पहले भी आया था, एक आध दिन पहले, और अब दोबारा आए हैं। तो बस वो कुछ टाइम के बाद ऐसा हो जाता है कि इकट्ठे होना हमारा मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से फिर बेंच आपको पता है रोज रोज तो अब नहीं बैठते ना, अब तो आईनी बेंच बन गई, आईनी अदालत बन गई है। तो लिहाजा हम भी अब समझ नहीं आ रही कि कौन सी वाली अदालत के बेंच है एक ही हम है नहीं, एक ही हम होना नहीं चाह रहे बहरहाल नाज़रीन, खबरों का आगाज करते हैं। 26 नवंबर, आज से ठीक एक साल पहले क्या हुआ था, कुछ चीज़ें जो मैंने कवर की थी मैं आपके सामने रखूंगा। बशारत राजा साहब ने उस रात क्या देखा, जो एक खौफनाक रात थी, वो आपके सामने रखेंगे। उससे पहले ताज़ा तरीन आपको चीज़ अपडेट करते चलें कि अलीमा खान साहिबा आज पेश हुई हैं सदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में। पहले जब वो गई तो उनके वकील फैसल मलिक साहब किसी केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में थे। उन्होंने उनको बताया अदालत को कि मेरे वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं, तो लिहाजा हमारी हाज़िरी लगा के हमें जाने की इजाज़त दी जाए। ये क्या कि वो अदालत से निकली तो जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने इतराज़ किया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये कहा गया कि क्योंकि अलीमा, अच्छा एक मिनट, वो ये यहाँ से आप अपनी बात याद रखना। आज जो फील्ड मार्शल हैं जिनका नोटिफिकेशन होना है उस पर भी बात करेंगे कि उन्होंने एक अहम बयान जारी किया है, और जो कल असेंबली का जॉइंट सेशन बुलाया गया है, ये क्यों बुलाया गया, नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ, जो खबर मेरे पास है वो आपसे शेयर करेंगे। चलें, डन हो गया। अच्छा, तो अलीमा खान साहिबा जब जाने लगी तो प्रोसिक्यूशन ने इतराज़ किया, और प्रोसिक्यूशन का ये कहना था कि क्योंकि अलीमा खान साहिबा के वारंट अदालत ने निकाल के उनको गिरफ्तार करके पेश करने का कहा था, तो वो अब आई हैं अदालत में, उनके पास ज़मानत नहीं है। जब तक वो ज़मानत पर नहीं है वो अदालत की इजाज़त के बगैर बाहर जा नहीं सकती। तो ख़वातीन पुलिस जो एहलकार हैं वो उनको वापस लेके गई अंदर। उन्होंने कहा जी आपको अभी अब कोर्ट से जा नहीं सकती, तो प्रोसीजर के तहत ही अब जा सकती हैं। तो उनके वकील फिर उतरे में फैसल मलिक साहब पहुँचे, और अभी अलीमा खान साहिबा और उनके वकला और कुछ वर्कर्स भी उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में ही मौजूद हैं। तो देखते हैं कि उनके हवाले से क्या वहाँ रोका हुआ है। हाँ, वो जब जज साहब कुछ चीज़ ऑर्डर करेंगे कि ठीक है अब हाज़िरी हो गई इनकी, तो वारंट की मज़ीद ज़रूरत नहीं है, तो फिर वारंट मनसूख हो जाते हैं। वैसे तो हाज़िरी होती है। लेकिन कल एक बात की गई, ये रुकनैन साहब के, हम रियासत हैं और रियासत की जानब से हम ये अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। मैं हैरान इस बात पर हूँ यार कि अगर वो रियासत हैं तो ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम क्या है, फिर ये कीड़े मकोड़े हैं। और ऐसा वो स्टोरी पे आएंगे तो उधर डिस्कस करना ना, तो पहले सारे पटाखे चला देंगे। अच्छा ठीक है, अब नाज़रीन जरा आते हैं 26 नवंबर की जानिब, उसके बाद राजा साहब वाली खबर की तरफ भी जाते हैं। नाज़रीन, काफिला पीटीआई का रवाना होता है पेशावर से, और शेलिंग और पथराव, वो पंखे शंखे रखे होते हैं उन्होंने, वो सारे हालात से होता हुआ वो क्रॉस करते करते पहुंचता है इस्लामाबाद। जब ये होते हैं संगजानी वाली साइड पे, तो अली अमीन गंडापुर साहब उस वक्त कहते हैं कि हमें संगजानी में थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि आगे पिंडी इस्लामाबाद सबको पता है कि मुकम्मल सील था, यहाँ कोई किसी किस्म की एक्टिविटी हो ही नहीं पा रही थी, ना कारोबारी, ना मुआशरती, ना मुआशी, कुछ भी। इवन के शादियाँ तक लोगों की जो है ना वो फोटो लाइन लग गई थी कि वो ब्याह जाना नहीं जाना, को पता नहीं बाहर शेलिंग हो रही है। पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी स्टैंड स्टिल पे था, सील हुआ था, कंटेनर लगे थे, लोग घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, अस्पताल जाना मुश्किल हुआ था। तो गंडापुर साहब की स्ट्रेटजी मेरी नज़र में वो ठीक थी कि यार भी यहाँ वेट करते हैं। अच्छा, इतने में बैक एंड पे मुज़ाकरात भी चल रहे थे, रात को जेल भी खुलवाई गई, और गए बैरिस्टर गौर साहब की मुलाकात कराई गई, एक दो लोगों की भी मुलाकातें, वीडियो क्लिप का भी बड़ा शोर हुआ। तो खान साहब ने कहा कि जी गौर के अपने मोबाइल में क्लिप बनेगा तो ठीक है, किसी दूसरे के मोबाइल में मैं नहीं बनाने दूंगा। इस पे बात रह गई थी, और खान साहब को रिहा करने की भी बातें हो रही थी कि जनाब हफ्ते में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, फलां तारीख तक कर देंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे तय हो रही थी। मकसद सिर्फ ये था कि इस्लामाबाद पीटीआई ना आए, वो वहाँ रह के दबाव डालना ठीक जा रहा था। लेकिन फिर गालिबन बुशरा बीबी ने कहा कि नहीं, हमने पहुँचना ही डी चौक है, और गंडापुर साहब के साथ उनके थोड़े मामला भी खराब हुए वहाँ पे। काफिला खैर आगे आता गया। फिर 26 नंबर आए, यहाँ पर भी जब हम देख रहे थे कि बदतरीन शेलिंग शुलिंग हुई और काफ़ी मामला यहाँ पे भी ख़राब हुए, लेकिन वो रुकावटें तोड़ते हुए पीटीआई के लोग पहुँच गए यहाँ पे भी। वो रात सारी वो आते गए, और सुबह के टाइम यहाँ वो पहुँचे। अगली सुबह जब मैं आया तो बहुत लंबा काफिला था, यहाँ डी चौक से शुरू हो रहे थे और पीछे 7th एवेन्यू तक रात सब सारे लाइनें लगी हुई थी। मैं वहाँ से भी काफिला वो दिखाता हो सकता है मेरा व्लॉग देखें तो मैं घुमाता हुआ आया हूँ सारा कि कहाँ से लोग पहुँचे हुए हैं। खैर वो लोग यहाँ तक आए, इस दौरान मुसलसल हमें आवाज़ें फायरिंग की आती रहीं, ठीक है, जो हम यहाँ पे विटनेस कर रहे थे, देख रहे थे। पोली क्लिनिक, चाइना चौक, ये सारा एरिया था,
बल्कि यहाँ तक भी हुआ कि जो सिंध पुलिस के एहलकार थे, वो जब ज़ाहिर है नाका टूटता, लोग वर्कर आगे पीछे जाते हैं, भागते हैं, तो फिर पुलिस वाले भी जो थोड़े होते हैं भागना शुरू हो जाते हैं। तो सिंध पुलिस के एहलकार वहाँ से भाग के मेलोडी थाना पारा की तरफ आते थे, अंडरपास से गुजर के, जो प्रेस क्लब से F6 से आता है, G6 को मिलाता है अंडरपास। ऊपर पीटीआई के वर्कर्स खड़े थे जो उनको ऊपर से पत्थर मारते होते थे इनके ऊपर, ठीक है। तो वहाँ मैंने कुछ पीटीआई के कुछ लोग थे जो उनको मैंने समझाया, जो बड़े थे उनको मैंने कहा यार ये कम से कम जो पुलिस वाले आपको क्या कुछ नहीं रहे, वो वापस आ रहे हैं अपनी जगह की तरफ, भाग रहे हैं जान बचा के, ऊपर से आप लोग पत्थर ना मारे, किसी के सर पे लग गया को मर जाएगा बेचारा, तो इस तरीके से तो ना करें। वो उन्होंने शील्ड अपने सरों पे रखी नहीं, पत्थर खाते खाते आ रहे थे। तो खैर वो उन लोगों को भी, कुछ बड़े जो थे सीनियर, उनको बात समझ आई। मतलब वो उम्र में जो सीनियर थे, लीडरशिप नहीं थी वहाँ पे, सारे वर्कर ही थे। उन्होंने खैर फिर वो कम से कम ये पथराव रुकवा दिया जो मोटरसाइकिलों पे आते पुलिस वालों पे था, वो सारे अपने अपने वो थाना पारा जाके कुछ छुप रहा है, को कहाँ जा रहा है, को कहाँ जा रहा है, तो वो दोबारा आगे आ भी नहीं देते। वो चीज़ें चलती रही। उसके बाद शेलिंग भी होती रही, थोड़ी थोड़ी देर के बाद फायरिंग की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, रबर बुलेट्स अलग से फायर हो रहे थे। तो मतलब एक डट ब्रस्ट टाइप की भी आवाज़ें आती थी थोड़ी थोड़ी देर बाद। अब वो पता नहीं कौन कहाँ से मारा था, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक ये ज़रूर चीज़ होती थी, किसी एक को उठा के लाते थे, शोर पड़ा होता था कि जी गोली लगी है, गोली लगी है, और वो पोली क्लिनिक उनको एडमिट कराया जाता था, ले जाया जाता था इमरजेंसी में। ये चीज़ें हम देख रहे थे। उसके बाद मैं कुछ देर के लिए ऑफिस गया, उस व्लॉग को अपलोड करने और सारा कुछ करने। मैं वहीं मौजूद था। अभी वो आगे हम प्लान कर रहे थे ऑफिस में बैठे हुए कि बोल टीवी के लिए कि जनाब क्या रिपोर्ट करना है, किस जगह पे सेफ है, टीम्स अपनी कहाँ कहाँ पे हैं, ताकि लोगों की सेफ्टी भी तो देखनी है। इतने में रात हो गई, और रात को जब आप वहाँ मौजूद थे तो आपने क्या देखा, इधर से जरा आप लीड पकड़ के आगे जाएं। बहुत शुक्रिया ज़ुकनैन इकबाल साहब। हुआ यूँ कि आपने ये तो जो नक्शा खींचा है, ये तो 25 नवंबर का भी और 26 का भी आपने बताया है। हुआ कुछ यूँ कि आपको पता है कि मैं सोहेल रशीद और आप ज़ाहिर है हम ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे थे। 25 नवंबर की रात को जब ये 26 नवंबर चुंगी नंबर 26 से काफिला मूव हुआ, तो मैंने और सोहेल रशीद ने और हमारे 2-3 और दोस्त थे, हमने कहा यार हम चलते हैं अभी वहाँ पर हाईवे पर, श्रीनगर हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर, वहाँ जाकर देखते हैं हाईवे पर के वहाँ क्या मामलात हो रहे हैं। अभी हम रास्ते में जा रहे थे, मैं ज़ाहिर डबल रोड से बाहर निकल रहा था, तो पता चला जी कि एकदम से हमारे पास ये खबर आ गई जी कि वहाँ पर जो रेंजर एहलकार है वो जान से चले गए जी, और उन लोगों को बाकी लोगों को पकड़ कर लेकर जाया जा रहा है, फलां सो। और फिर जब वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा था, पुलिस हमें जो है ना वो रोक रही थी, हम कार्ड शार्ट सारा कुछ दिखा रहे थे, लेकिन पुलिस कह रही थी कि आप नहीं जा सकते जी, हालात बहुत कशीदा है। और फिर जो पहले तो ये बताया गया जी कि ये जो रेंजर एहलकार हैं, इनको जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, इन लोगों ने इनको मारा है। ठीक है। फिर आपको आप जानते हैं कि मतीउल्लाह जान उसी रात चले गए टीम्स में, और बड़ी एक उन्होंने वहां से जाकर वीडियो की। जो एक रेंजर एहलकार जान से गया था, उसका भाई था वहां पर, उसने कहा जी कि वो गाड़ी आकर उन्होंने हिट किया है। बाद में वो केस भी चला और लोग गिरफ्तार भी हुए। सैयद साहब ने खबर दी कि वो जिस लड़के को ट्रेस करते हुए पहुंचे, जिसकी गाड़ी से वो एक्सीडेंट हुआ था, तो वो कहीं शायद का कान वासी साहब का रिश्तेदार निकला। तो पहले तो पीटीआई का क्या है कि उन्होंने रेंजर्स को कुचला, तो सारी ये एपिसोड कर दी गई 26 नवंबर की रात लाइटें बंद करके। बहरहाल वो रात बड़ी एक क्रूशियल रात थी, बहुत हालात कशीदा थे। ये 25 नवंबर की मैं बात करूं। अच्छा, 26 नवंबर के ये हुआ कि मैं और सोहेल रशीद साहब हम निकले। मैंने सोहेल रशीद साहब को कॉल की, मैंने कहा कि यार आप ऐसा करें कि आज आप अपनी गाड़ी ले आए, मैं पार्किंग में से गाड़ी निकालूंगा तो वो बंद हो जाती है, पता नहीं रात को किस वक्त हम वापस आएंगे, तो बड़ा मसला है। आपको पता है मैं यहाँ गाड़ी पार्क करता हूँ वो 12 बजे बंद हो जाती है, तो बड़ा मसला है यार, तो फिर किस तरह करेंगे। उन्होंने वो अपनी गाड़ी लेकर आए। खैर मैं सोहेल रशीद, अच्छा मैंने ये किया कि एक लड़के को, जो मेरी टीम है जो मेरा यूट्यूब चैनल सारा कुछ करती है, उसमें से एक लड़के को मैं लेकर आया कि यार चल तू हमारे साथ चल, तूने वहाँ पर हमारा जो है ना वो लाइट का इशू होता है, तूने लाइट पकड़नी है, मोबाइल पकड़ने है, ये सारा कुछ हम वहाँ वीडियो करेंगे। मैं और सोहेल रशीद, ये बोली फजल हक रोड रही है ब्लू एरिया के बैक साइड पर जो रोड है, वहां से हम आगे आ रहे हैं डी चौक की तरफ। ताज़ा तरीन दे दूं जी, अलीमा खान साहिबा के केस की हेयरिंग इस वक्त जारी थी, ठीक है, और 1 दिसंबर तक समाअत मुलतवी हुई है, और फैसल मलिक साहब ने एहतजाज किया कि जनाब अलीमा खान साहिबा को कैसे अदालत, जब एक ने आगे सरेंडर किया अदालत के सामने, तो पुलिस कैसे पकड़ सकती है। उस पर जज ने कहा अगर आप टाइम पे आते तो शायद ये सारा कुछ ना होता, लेकिन अलीमा खान साहिबा अदालत में मौजूद हैं और आज़ाद हैं,
उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। अच्छा, गिरफ्तारी नहीं है। हाँ जी। अच्छा, मैं और सोहेल रशीद साहब आए तो हम फजल हक रोड पर जा रहे हैं कि डी चौक की तरफ जाएंगे हम, और वहाँ जाकर हम वहाँ से हम रिपोर्टिंग करेंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन वहाँ हुआ क्या, हम थोड़ा सा आगे आए, ये जो आगे एक बड़ा मशहूर एक बेकर है उसके पास है, तो वहां से अच्छा ये पूरा नाम ले लें तहजीब बेकर, तहजीब बेकर से थोड़ा सा पीछे, टीवी पे कि निजी बेकरी करेंगे, तहजीब बेकर से थोड़ा सा पीछे मैं आपको बताऊं कि ये पूरा एरिया आपको पता है जुल्करनैन साहब के, वो सारा एरिया जो है वो ब्लैक आउट किया गया था, मतलब ब्लू एरिया, लाइटें ऑफ करके। ये सराउंडेड कोई 3-4 किलोमीटर बनता है सारा। वहां आए तो हमने देखा यार एक कंटेनर को आग लगी हुई है वहां पर। तहजीब बेकर, मैं सोहेल रशीद ने कहा कि ये, हमने वहां लोगों से पूछा कि यार ये कंटेनर कौन सा है, उन्होंने कहा जी ये कंटेनर वो है कि जो जिस पर बुशरा बेगम और अली अमीन गंडापुर सवार थे, और ये आगे डी चौक की तरफ जा रहे थे, यहाँ से इन्हें भगाया गया वापस और कंटेनर को आग लगा दी गई। ओके। मैं और सोहेल रशीद वहां से आगे हमें नहीं जाने दिया जा रहा था, रात बहुत किसी थे। मैं और सोहेल रशीद वापस आए वहां से खैबर प्लाजा, जहाँ से ब्लू एरिया स्टार्ट होता है, वहां पर हमने नीचे गाड़ी खड़ी की, पार्क की। गाड़ी पार्क करने के बाद मैं सोहेल रशीद और वो लड़के को लेकर हम जो है ना वो चले गए वहाँ ग्राउंड से वीडियो करने के लिए। अच्छा। हम जब खैबर प्लाजे के ऊपर गए, खैबर प्लाजे वो मैन पर गए, तो देखा ये, अब कंटिन्यू करें, देखा ये कि हमने वहां पर नाज़रीन आपको बताते हैं कि मैंने देखा ये कि वहां पर मैंने अपना व्लॉग वहां से किया। वहां पर एक गाड़ी थी वहां पर, जिस गाड़ी के आगे सामने लोग लेटे हुए थे, जिस गाड़ी के सामने लोग लेटे हुए थे और कारकुन मुश्ताल थे, नाराबाजी कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। मैंने जब उन लोगों से पूछा कि भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि इस गाड़ी में अली अमीन गंडापुर और बुशरा बेगम है। अली अमीन गंडापुर की गाड़ी के आगे हम इसे लेटे हुए हैं कि हम इसे जाने नहीं देंगे। ये 5 अक्टूबर को भी यहाँ से डी चौक से भाग गया था, और पता नहीं फिर जाकर कहा जी कि मैं पता नहीं इतना इजला जो है वो पैदल ट्रैवल करके आया हूँ, और मैं अभी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली खाली जेब के साथ, हम इसे जाने नहीं देंगे। अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूँ, ये जो लोग कह रहे थे ना जुल्करनैन इकबाल साहब के पता नहीं उनके पास असला है क्या नहीं है, भाई सच्ची बात ये है कि जितने भी एहतजाज के दौरान जितने शुरका थे वहां पर, जो लोग थे, मैं उन लोगों से मिला हूँ, कुछ बलोचिस्तान से आए हुए, खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों, चित्राल, द्वीर, कोस्तान, पता नहीं कहाँ से, पंजाब के दूर दराज इलाकों से आए हुए, उनके वो यार उन्होंने हाथों में नमक पकड़ा हुआ है, वो टीयर गैस से बचने के लिए, और पानी की बोतल पकड़ी हुई है। उनके पास कोई तोप नहीं थी, कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। जब अगले दिन जब ये सारा वाकया हो चुका था, रात को जब गोली में उसी तरफ आ रहा हूँ, रात को जब ये सारा कुछ सीन हुआ यार, क्या हुआ। अच्छा, मैं ये करके व्लॉग करके तो मैं अपना तो साइड पर हुआ, तो मैंने सोहेल को कहा कि आए आपका व्लॉग करते हैं। उस लड़के को हमने लाइट पकड़ाई, और जहां पर अली अमीन गंडापुर की गाड़ी खड़ी थी, लोग लेटे हुए थे, वहां हम खड़े हो गए व्लॉग करने के लिए। सोहेल रशीद का लड़के ने लाइट पकड़ी हुई है। अच्छा, 7-8 मिनट पर, आज भी सोहेल रशीद का वो व्लॉग होगा, अगर देखेंगे आप तो 8 मिनट पर हम वहां वो व्लॉग कर रहे थे। 8 मिनट पर जब पहुंचे, एक चूंकि मेरा बचपन और सोहेल रशीद का बचपन, हम कंट्रोल लाइन के रहने वाले लोग हैं, और गोलियों की तड़तड़ाहट में गुजरा है, और हम तो जब फायर होता है तो हमें पता चल जाता है कि यार ये किस वेपन का फायर है। एकदम से फायरिंग शुरू हो गई जी। अच्छा, वहां पर खड़े थे तो कोई पता नहीं कि कहां से फायरिंग शुरू हो गई एकदम से। सोहेल रशीद वहां से भागा, उसने जाकर एक ATM मशीन में जाकर अपना ली। अच्छा, वहां जाकर वो ठहरा। अच्छा, मेरे साथ ये हुआ कि मैं उस लड़के को साथ लाया हुआ था। मैंने कहा कि यार अगर इस लड़के को कुछ हो गया, फोन तो बंद थे, आपको पता है वो सारा एरिया मोबाइल बंद थे, इस लड़के को कुछ हो गया तो उसका बाप मुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने उस लड़के को पकड़ा और मैं पैदल बोलवी है कि फजल हक रोड पर नीचे 17 मार्केट की तरफ भागने लगा जनाब। अच्छा, वहां पर अब हमें ये पड़ गई यार कि अब सोहेल रशीद की गाड़ी की चाबी मेरे पास, सोहेल रशीद का पता नहीं कि वो कहाँ गया, मैं इधर हूँ, वो उधर, मोबाइल सर्विस वैसे नहीं चल रही। और यकीन करें, कह रहे थे कि पुरतशद्दद एहतजाज है। यकीन करें नाज़रीन, आपको बताता हूँ कि कोई पुरतशद्दद एहतजाज नहीं था, कोई एक गमला नहीं टूटा हुआ था, कोई एक पत्ता नहीं टूटा हुआ था, किसी खिड़की का कोई मतलब शीशा तक नहीं टूटा हुआ था। और जो फायर हो रहे थे, ये 27 नवंबर 2024 को मेरी वीडियो पड़ी हुई है व्लॉग पर। मैंने सुबह आल सुबह जाकर मैंने वहां पर
वीडियो वहां से की थी कि सुबह सुबह वो सीडीए वाले जो होते हैं वह सेनेटरी एहलकार जो सफाई करते हैं, वहां पर मैंने जाकर देखा, वहां पर मैंने AK-47 की बुलेट जाकर मैंने तलाश की वहां पर, जो कूड़े में पड़ी हुई थी। मैंने उन सीडीए एहलकारों से पूछा कि भाई आपने क्या क्या देखा यहाँ पर। उन्होंने कहा जी कि ये पड़े हुए हैं, बुलेट पड़े हुए हैं, ये खोल पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं। उन लोगों AK-47 किसके पास थी? राज जी अगले दिन ना सुबह की अब आपने बात छेड़ी है, सुबह मैं भी वहाँ पे गया, दिन के टाइम, मैं तो खैर 12 के बाद गया था, 12 के राउंड। तो उस वक्त जब मैं वहाँ पहुंचा तो जो गाड़ियाँ सारी उनकी थी जो पुलिस ने तोड़ी हुई थी, पंचर की हुई थी कि भाग ना सकें, जो आए हैं गाड़ियों पे गाड़ियाँ वापस जा ना सकें, वो तहवील में ले ली की सारी गाड़ियाँ। उन गाड़ियों के अंदर क्या पड़ा हुआ था? चावल, रोटियां लोग लेके आए हुए थे कि यहाँ पे खाने पीने के लिए माल होंगी, वो भुने हुए चने, जो भुने हुए चने वो थे, ये चीजें थी। मैं ये राय साहब वो कोयटा होटल के पराठे थे जी, और वो पराठे खा के तो उन्होंने सारे दहशतगर्दी करनी थी। और मैं हैरान इस बात पर हुआ हूँ कि जो कुछ उस रात को वो AK-47, नाज़रीन मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मुझे एक ये क्या मालूम कि कौन से लोग आए थे कौन नहीं थे, ये तो नहीं पता ना, लेकिन वहां पर जो फायरिंग हो रही, अब देखिए मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर ने जाकर पिम्स से वहां से जाकर लोगों को रिपोर्टिंग की कि कितने लोग जख्मी हुए, कितने शहीद हुए। मैं खुद पॉली क्लिनिक में गया जी, वो डॉक्टर मतलब वहां पर बात ही नहीं करने दी जा रही थी। इस्लामाबाद के तीनों हॉस्पिटल, सीडीए वाला, पिम्स और पॉली क्लिनिक वाला, ये तीनों हॉस्पिटल जो वहां पर डॉक्टर्स बात करने को तैयार नहीं थे। आप किसी से बात करें तो वो भाग जाते थे कानों को हाथ लगा के। 3 लोग तो मैंने देखे पॉली क्लिनिक में उस दिन, 3 लोग, और बुलेट जिनको लगी हुई थी। मैंने आप यकीन करें कि उस रात को मैंने उस रशीद ने उस ब्लू एरिया में, यार मैंने देखा कि एक नौजवान के पाँव में जूते नहीं है, वो भाग रहा है, उसका पाँव जख्मी है। तो किसने किया ये सारा कुछ, किसने मारा ये सारा, किया सारा कुछ। और दूसरे दिन जो आपने देखा वो गाड़ियां वहां पर जिनकी स्क्रीन टूटी हुई थी, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां यार, जिनके टायर नहीं थे, जिनको बुलेट लगी हुई थी, ये सारा कुछ ये किसने किया सारा कुछ। बहरहाल वो गोलियों की तड़तड़ाहट में वो रात हमने वहां गुजारी है। और यकीन करें जुल्करनैन साहब के, हम कंट्रोल लाइन के रहने वाले लोग हैं, हमें पता है जी कि बुलेट जब चलती है तो ये किस वेपन से फायर हुआ है। वो जो फायर हो रहा था रात को, वो ये आम फायर नहीं था कि जो इनके पास होती है, ये पुलिस वालों के पास होती है, वो कोई और वेपन था जिसका फायर हो रहा था, वो AK-47 और दूसरी। लेकिन उस रात को जुल्म हुआ है यार, जुल्म हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान शहीद हुए हैं, वो निहत्ते लोग थे, वो पुरअमन लोग थे। अब अगली बात पे आए, सितम शरीफी ये नाजरीन के इस वाक़े के बाद सितंबर के अक्टूबर में आके, सॉरी नवंबर के एंड में नहीं, दिसंबर में बैरिस्टर गौर साहब को 14 या 15 दिसंबर को जाके इस्तगासा दायर करते हैं कि हमारे कारकुन शहीद हुए, हम पर्चा कराएंगे, कार्रवाई करेंगे, FIR क्योंकि PTI के खिलाफ हुई थी। और इस्तगासा अगर ये ज़रूरी है कि आप पहले गवान की फहरिस्त देते हैं, जब आपने गवान की फहरिस्त दी जाती है फिर आके जो दरखास्त गुजार होता है वो बयान रिकॉर्ड कराता है अदालत में, उसके बाद वो केस आगे चलता है। 1 साल गुजरने वाला है, बैरिस्टर गौर ने आज तक पेश होकर बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। हर दफा जाते हैं, उसकी एक वजह है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा उसकी वजह क्या है। बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, वो आपको पता है कि अगली वीडियो में करते हैं। हाँ, अगली वीडियो में करते हैं क्या उसकी वजह क्या है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया 26 नवंबर को। आज कुछ सुबहों के बाद मैं वो बात कर रहा था नाज़रीन, आज 26 नवंबर है, कल 27 नवंबर है। हाँ जी, कल नोटिफिकेशन होना है। जी जी, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ, रुका हुआ है। उसकी वजह क्या है क्या पता अभी थोड़ी देर में आ जाए। एकदम से अचानक से ये जो जॉइंट सेशन बुलाया गया कौमी असम्बली का और सेनेट का, इसके पीछे कहानी क्या है ये भी आपके सामने रखते हैं। एक और से पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बयान आया है, वो आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि पाक फौज वफाकी और सूबाई हुकूमतों से तावन जारी रखेगी, दुश्मन के मजमू मज़ाहिम मुतहिदा होकर नाकाम बनाएंगे। ये ISPR की तरफ से ये प्रेस रिलीज आई है कि नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने GHQ का दौरा किया, जहां उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने शुरा को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। वफद को इलाकाई और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने वफद को सरहद पार से दहशतगर्दी, हाइब्रिड खतरात से आगाह किया। खित्ते की बदलती सूरत हाल और जियो पोलिटिकल चैलेंजेस पर भी बातचीत की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे पुरअज़म है। मार्का हक में अफ़वाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान एक अहम मुल्क अपना मकाम ज़रूर हासिल करेगा। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। दुश्मन
कि मज़मूम अज़ाइम मुतहिदों का नाकाम बनाएंगे, पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल का कहना था कि पायदार अमन और तरक्की के लिए अदारा जाती तावन जरूरी है। पाक फौज वफाकी और सूबाई हुकूमतों से तावन जारी रखेगी। अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका काफिशा इंतहाई अहम है, ये उन्होंने कहा है। अब बढ़ते हैं कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। खबर यह है नाज़रीन कि जो अब देखें गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया 27वीं आईनी तरमीम का। जब गजट नोटिफिकेशन होता है तो सारा कुछ मुकम्मल हो जाता है। लेकिन खबर यह है कि कुछ आईनी और कानूनी माहिरीन का यह कहना है कि उनसे जब रुजू किया गया तो पता ये चला कि इसमें कुछ पेचीदगियाँ रह गई हैं, बिलखुसूस CDF कमांडर डिफेंस फोर्सेस के हवाले से जो उनका नोटिफिकेशन हो रहा है 5 साल के लिए, उसमें कुछ पेचीदगियाँ रह गई हैं और ये जॉइंट सेशन बुलाकर उनको दूर किया जाएगा, कानून साजी की जाएगी और फिर नोटिफिकेशन होगा। और ये भी ये डर और खौफ ये है कि कहीं ये अदालत में चैलेंज ना हो जाए, इसलिए ये सेशन बुलाया गया है। सर चैलेंज होने रहा है, सब बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप। चलो वो शुक्र तो लगता है चैलेंज हो जाए तो यार पता नहीं, बड़े नहीं होना। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।